students, today again your Vijay ma'am has brought from Hindi वर्ण भाग 3 10 क्वेश्चन हम आज करते हैं। हो सकता है आप लोगों को आज के 10 क्वेश्चन कुछ नया सीखने को मिले और कुछ का रिवीजन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः वर्णों की संख्या उच्चारण के अनुसार कितनी है? उच्चारण के अनुसार हमारे पास 47 वर्ण होते हैं, जिसमें से कि 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 2 आगत ध्वनियां हैं। वर्णों की संख्या लिखने के अनुसार कितनी होती है? ये हमारी 52 होती है। इसमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। व्यंजन 33 हैं, पर अगर हम इसमें ड और ढ को मिलाएंगे तो ये 35 बन जाते हैं। इसी में अगर हम ज और फ को मिलाएंगे तो ये 37 बनेगा। लेकिन मूलतः हिंदी व्यंजन 35 हैं और वैसे कुल बात करेंगे तो 37 बन जाएंगे। वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होता है, ध्यान रखिएगा, शब्द नहीं। वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होता है। जैसे देखो, ये एक वाक्य है, राम ने कहा कि वह रो रहा था, ये एक वाक्य है। लेकिन इस वाक्य में 2 उपवाक्य हैं। राम ने कहा मुख्य उपवाक्य कि वह रो रहा था, ये आश्रित उपवाक्य है। तो इसका मतलब इस पूरे वाक्य में छोटी इकाई उपवाक्य ही तो हुई, और उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध होता है। पदबंध का मतलब उपवाक्य में या वाक्य में जो पद होता है, जो शब्द होता है, उसको हम पदबंध कहते हैं। अब इस तरीके से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन वर्ण क्या होता है? वह ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसका मतलब ध्वनि ही भाषा की छोटी इकाई है, लेकिन जिसको हम वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद अक्षर, उसके बाद पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। अब पद और पदबंध में क्या डिफरेंस होता है? जब कोई शब्द स्वतंत्र होता है, वो किसी वाक्य में नहीं है, वो किसी उपवाक्य में नहीं है, तो हम उसको कहेंगे पद। लेकिन वही शब्द जब किसी उपवाक्य का हिस्सा बनता है या वाक्य का हिस्सा बनता है तो पदबंध कहलाता है। जैसे कमल, ये किसी के साथ नहीं, स्वतंत्र है, अकेला है, तो हम इसे पद कहेंगे। लेकिन यही कमल जब किसी वाक्य का हिस्सा बनेगा तो वो पदबंध कहलाएगा। जैसे कमल राष्ट्रीय पुष्प है, तो यहाँ पे कमल क्या हो गया? पदबंध हो गया। ऐसे जैसे मान लीजिए राधा पद है, राधा नाच रही है, उसमें राधा क्या बन जाएगा? पदबंध। ऐसे ये मैंने बताया कि स्वर हमारे 10 होते हैं, लेकिन री, अंग और र को मिला के ये हमारे बन जाएंगे 13। अब हमें बताना है अक्षर किसके बाद आता है? ह के बाद, श के बाद, क के बाद या स के बाद। जो अक्षर है ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, क और स को मिलके बना है। तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो उसको हम ब्रेक करेंगे और उसके बाद वो जो पहला वर्ण होगा उसी के एंड में आएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे अक्षर कैसे बन रहा है? क प्लस श, तो ये क के अंत में आएगा। इसका मतलब इसका जगह कहाँ पे होगा? क के आखिरी में होगा। ठीक है। मान लीजिए त्र है, यहाँ पे मानते हैं, मान लीजिए त्र है, त्र कैसे बना है? त प्लस र, तो ये किसके बाद आएगा? ये आएगा त के बाद, क्योंकि त प्लस र बना है, त्र। इसी प्रकार हम मान लीजिए श्र सोचते हैं, श्र, तो ये कैसे बना है? श प्लस र, तो ये किसके बाद आएगा? श के बाद। इस तरीके से अक्षर त्र ज्ञ। इसी प्रकार आपका ज्ञ होता है, ये कैसे बनता है? ज प्लस य, ज्ञ ऐसे बनता है, ज प्लस य। तो ज्ञ किसके बाद आएगा? ज के बाद। ये बहुत ध्यान रखने वाला टॉपिक है कि संयुक्त व्यंजन को हमें ब्रेक करके करना पड़ेगा और उसी के वो एंड में आता है। उसके बाद घ का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब जब घ को बोल रहे हैं तो ध्वनि कहाँ से आ रही है? क्या बोलते समय तालु से आ रही है? घ बोलने समय क्या जीभ तालु से टकरा रही है? नहीं। दंत, क्या दांत आपस में टकरा रहे हैं? नहीं। होस्ट, क्या होंठ आपस में मिल रहे? नहीं। तो हम घ को बोलते, घ बिल्कुल कंठ से ध्वनि आती है, तो घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उच्चारण अनुसार दंत नहीं है, इनमें से जो दंत नहीं है मतलब उसके उच्चारण के समय दांतों का योगदान नहीं है, दांत से कुछ वर्क नहीं हो रहा। अब आप बोल के देखो ट, जब हम ट बोल रहे हैं तो जो हमारी जीभ का आगे वाला हिस्सा है वो तालु को टच कर रहा है, ऊपर वाले तालु को टच कर रहा है। ट बोल के देखिए। द, जब हम द बोल रहे हैं तो जो हमारी जीभ का आगे वाला हिस्सा है वो तालु को भी टच कर रहा है और दांतों के बेस को टच कर रहा है। द, दांतों के बेस को टच कर रहा है, द। इसी प्रकार न, जब हम न बोल रहे हैं तो ऊपर वाले तालु को टच करते हुए दांतों के बेस को भी टच कर रहा है, न। उसी तरीके से ट, ट को बोलते समय बिल्कुल चिपकी हुई है जीभ ऊपर वाले तालु से और पूरे टीथ को टच कर दिया, ट। तो अब इसमें से दंत कौन सा नहीं है? ट। केवल ट को बोलते समय जो हमारी जीभ है वो केवल तालु को टच कर रही है, दांतों को टच नहीं कर रही है।
तो हमने आज 10 सवाल किए। मुझे उम्मीद है कि इन 10 सवालों में कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिला होगा, और मेरा प्रयत्न रहेगा कि आप लोगों की जो ज्ञान है उसमें मैं वृद्धि कर पाऊँ। धन्यवाद।